हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में सीबीआई को दिया ये आदेश। अगली सुनवाई 5 फरवरी को। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा सहित 12 प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि जेपीएससी प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा की जांच के बाद दायर आरोप पत्र को कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाया जाए। इसके साथ ही मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। इससे पूर्व सीबीआई की ओर से बताया गया कि इस मामले में सीबीआई रांची की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को जेपीएससी प्रथम और द्वितीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी से संबंधित केस नंबर RC 5/2012 व RC 6/2012 की जांच की स्थिति पर जवाब मांगा था। 4 मई 2024 को सीबीआई ने केस नंबर RC 5/2012 में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें सीबीआई ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, डॉक्टर शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह सहित 37 लोगों को आरोपी बनाया था। मुख्य सचिव ने कोल ब्लॉक शुरू करने में आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में आवंटित 34 कोल ब्लॉकों के शुरू होने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि कोल ब्लॉकों को शीघ्र शुरू किया जाए, जिससे इलाके में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा। मुख्य सचिव ने कोल कंपनियों से भी अनुरोध किया कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कागजात समय पर प्रस्तुत करें और स्थानीय लोगों के साथ विश्वास और सौहार्द का माहौल बनाकर खनन की प्रक्रिया शुरू करें। समीक्षा बैठक में पाया गया कि अधिकांश कोल ब्लॉकों को भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विधि व्यवस्था की समस्याएं आ रही थी। इस दौरान 4 कोल ब्लॉकों के संचालन की स्थिति स्पष्ट हो गई, जबकि अन्य 9 कोल ब्लॉकों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को इन समस्याओं का समाधान शीघ्र करने के लिए निर्देश दिए। राजद ने जारी किया जिला सदस्यता अभियान प्रभारी का लिस्ट। विधायक नरेश सिंह को पलामू का जिम्मा। राजद ने झारखंड में अपने पार्टी का विस्तार के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि झारखंड राजद जिलावार सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर अभियान प्रभारी घोषित किया है। प्रदेश राजद अध्यक्ष सह विधायक संजय सिंह यादव ने जिलावार सदस्यता अभियान प्रभारी नियुक्त किया है। बताते चलें कि हर जिले में 2 प्रभारी होंगे। मनिया सम्मान योजना में गड़बड़ी। क्या ऐसा काम सबके पैसे एक ही खाते में जाने लगे खटाखट। गढ़वा जिले में मनिया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। मामला जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र के कूपा गांव का है। गांव में मनिया सम्मान योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। एक ही खाते में 8-8 लाभुकों की राशि जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर पर अनियमितता का आरोप लगा है। इस गड़बड़ी के कारण गांव की कई महिलाओं योजना के लाभ से वंचित हैं। शिकायत मिलने के बाद डीसी ने दिए जांच के आदेश दिए हैं। हालत यह है कि योजना के तहत किए गए रजिस्ट्रेशन में किसी अन्य महिला का दस्तावेज लगा है और बैंक खाता किसी दूसरी महिला का जोड़ा गया है। जब आवेदन करने वाली महिला ने इसकी पूछताछ की तो पता चला कि जिस कंप्यूटर ऑपरेटर से महिलाओं ने योजना के तहत आवेदन कराया था, उस कंप्यूटर ऑपरेटर ने आवेदन करने वाली महिलाओं का बैंक खाता जोड़ने के बजाय अपनी पत्नी का बैंक खाता जोड़ दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि योजना की राशि आवेदन करने वाली महिलाओं के खाते में
जाने के बजाय कंप्यूटर ऑपरेटर की पत्नी को मिलने लगी। साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जिस समय प्रखंड कार्यालय में मनिया सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, उस समय पंचायत कार्यालय में लगे कुछ कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मूल आवेदकों का बैंक खाता जोड़ने के बजाय अपने चहेते लोगों का बैंक खाता जोड़ दिया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को भी योजना की आधी राशि का भुगतान करना पड़ता है। रांची के हिंदपीढ़ी से गायब 2 लड़कियों को पुलिस ने कर्नाटक से किया बरामद। रांची के हिंदपीढ़ी से गायब हुई 2 लड़कियों का पता चल गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों लड़कियों को कर्नाटक से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आज ही दोनों को पुलिस की टीम सुरक्षित रांची लेकर आ रही है। टेक्निकल सेल की मदद से रांची पुलिस को यह सूचना मिली थी कि दोनों लड़कियां कर्नाटक में हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम को कर्नाटक भेजा गया। कर्नाटक पुलिस की मदद से दोनों को बरामद कर लिया गया है। बता दें कि लड़कियों के चाचा ने पुलिस को बताया था कि दोनों बहनें 11 जनवरी की दोपहर 12:30 बजे अपने घर से कांटाटोली के समीप मंगल टावर स्थित आधार केंद्र जाने के लिए निकली थी। इसके बाद दोपहर के करीब 1:20 में एक भतीजी ने फोन कर अपने पिता से कहा कि ऑटो चालक ने उनसे मोबाइल और पर्स छीन लिया है, जबरन कहीं दूसरी जगह पर ले जा रहा है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया। दोबारा फोन करने पर फोन बंद मिला। इसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया है। बाद में पुलिस को दोनों का आखिरी लोकेशन ओरमांझी में मिला था। मामले के तूल पकड़ने के बाद मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पीड़िता परिवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। मौके पर अंसारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर गंभीर हैं। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है। जल्द दोनों लड़कियों को वापस लाया जाएगा। इरफान अंसारी के साथ साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, अजय नाथ शाहदेव और शहजादा अनवर आदि भी मौजूद थे। वहीं आज यह सूचना मिली कि दोनों का पता चल गया है। पुलिस दोनों को लेकर रांची आ रही है। मामले की जानकारी पुलिस टीम के आने के बाद मिलेगी। 15 दिन में 5 करोड़ की ठगी। किसी को डिजिटल अरेस्ट किया तो किसी को मुनाफे का लालच देकर ठगा। झारखंड पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ जोरदार प्रचार अभियान के बावजूद साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई लालच में साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस रहा है, तो कोई डर के मारे अपने खाते खाली करवा रहा है। जनवरी माह में साइबर अपराधियों ने 5 करोड़ 4 लाख रुपए की ठगी की है। वर्ष 2025 के पहले 15 दिनों में साइबर अपराधियों ने झारखंड के अलग अलग जिलों से 5 बड़ी ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। सभी 5 मामलों में प्रत्येक व्यक्ति से 50 लाख से अधिक की ठगी की गई है। सबसे अधिक ठगी डिजिटल अरेस्ट के जरिए रांची के एक व्यक्ति से की गई है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि जनवरी 2025 माह में अब तक साइबर ठगी के 5 बड़े मामले सामने आए हैं, जिसमें सभी से 50 लाख से अधिक की ठगी की गई है। सबसे बड़ी ठगी रांची के बरियातू में रहने वाले एक रिटायर्ड अधिकारी से की गई है। रिटायर्ड अधिकारी से साइबर अपराधियों ने 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी की है। जोन्हा और हुंडरू जलप्रपात में बनेगा रोपवे। मंत्रालय ने एजेंसियों ने सौंपी मंत्रालय को रिपोर्ट। रांची पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र बने झारखंड के 2 जलप्रपातों जोन्हा और हुंडरू में जल्द ही रोपवे की भी सुविधा मिलेगी। पर्यटक जलप्रपात की खूबसूरती के अलावा रोपवे का भी आनंद लेते हुए वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कर सकेंगे। इन दोनों जगहों पर रोपवे की संभावना का अध्ययन करने वाली एजेंसी ने इसके लिए हरी झंडी प्रदान कर दी है। एजेंसी ने दोनों स्थलों को रोपवे के निर्माण के लिए अनुकूल पाया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने दोनों जगहों पर रोपवे के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने को अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने 5 जगहों जोन्हा, हुंडरू, दशम,
कौलेश्वरी तथा रांची पहाड़ी मंदिर में रोपवे की संभावना का अध्ययन करने की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय के उपक्रम राइट्स लिमिटेड को सौंपी थी। इस एजेंसी ने अपने अध्ययन में जोन्हा तथा हुंडरू को इसके लिए अनुकूल पाया है। वहीं दशम में जमीन की समस्या आई है। अधिसंख्यक हुंडकटी जमीन होने के कारण इसके अधिग्रहण में परेशानी आ सकती है। रांची पहाड़ी मंदिर को रोपवे के लिए अनुकूल नहीं पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि रांची पहाड़ी मंदिर की जमीन इतनी कसी नहीं हुई है कि वहां रोपवे का निर्माण किया जा सके। अधिक भार पड़ने पर वहां की जमीन भरभरा सकती है। इधर जोन्हा और हुंडरू में रोपवे के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी राइट्स को ही दी गई है। इसके द्वारा तैयार की जाने वाली डीपीआर पर योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इस पर कैबिनेट को स्वीकृति भी ली जाएगी। बताते चले कि रोपवे की संभाव्यता के अध्ययन के लिए राज्य सरकार के पर्यटन निदेशालय ने वर्ष 2013 में ही राइट्स लिमिटेड के साथ करार किया था। राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्त होंगे 150 एसोसिएट प्रोफेसर व 110 प्रोफेसर। झारखंड के सरकारी विवि में लगभग 260 एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए एक बार फिर प्रक्रिया शुरू की गई है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विवि को जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर कर उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया है। बता दें कि राज्य में लगभग 150 एसोसिएट प्रोफेसर व 110 प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। झारखंड के विवि में 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कर जेपीएससी के पास नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। रिम्स में इस दिन सेवाएं बाधित रहेंगी। नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल में तब्दील होगा राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। रिम्स के ही हॉस्पिटल पोर्टल को एनआईसी द्वारा नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जाना है, जिसके कारण 17 जनवरी 2025 को रिम्स में रजिस्ट्रेशन और कैश काउंटर बिलिंग की सेवाएं बाधित रहेंगी। इसे ध्यान में रखते हुए रिम्स प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि 17 जनवरी को मरीजों और उनके परिजनों को रजिस्ट्रेशन और बिलिंग में कोई परेशानी न हो, इसके लिए रिम्स सर्वर पर सभी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि संभव है कि रिम्स के सर्वर से स्पीड थोड़ी कम हो, लेकिन प्रबंधन यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि मरीजों को कम से कम परेशानी हो। उन्होंने कहा कि एनआईसी द्वारा रिम्स को नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल में परिवर्तित करने का फायदा यह होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही स्लिप जनरेट होगी। इतना ही नहीं, ओपीडी में मरीज की सारी जानकारी संबंधित डॉक्टरों के एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगी। एक विभाग से दूसरे विभाग में जब मरीज रेफर किए जाएंगे तो संबंधित मरीज की सारी केस हिस्ट्री और इलाज की जानकारी उस विभाग के सिस्टम में उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि ओपीडी को सुसज्जित करने के लिए करीब 300 कंप्यूटर खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। डीजीपी ने की नक्सल कांडों की समीक्षा, वांटेड पर होगी इनाम की घोषणा। बुधवार शाम झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ नक्सल मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान नक्सल और स्प्लिंटर ग्रुप पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। बुधवार को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सल और स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ पूर्व में दिए निर्देश का किस तरह से पालन किया जा रहा है, सबसे पहले उसकी समीक्षा की। डीजीपी के सामने सभी पुलिस अधीक्षकों ने अपने जिले में नक्सल और स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया। बैठक के दौरान डीजीपी सभी जिलों की स्थिति जानने के बाद कई निर्देश भी जारी किए। डीजीपी के निर्देश में यह बताया गया है कि सभी पुलिस अधीक्षक अपने जिले में पूर्व में घटित ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेंगे। साथ में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि माओवादी स्प्लिंटर ग्रुप या आपराधिक गुटों द्वारा धमकी से संबंधित जो भी सूचना पीड़ित द्वारा दी जाती है उसमें हर हाल प्राथमिकी दर्ज की जाए। विशेष रूप से नक्सल प्रभावित जिलों में आगजनी,
तोड़फोड़ से संबंधित दर्ज मामलों का विशेष रूप से समीक्षा कर यथाशीघ्र वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित रेंज आईजी और डीआईजी इसका अनुपालन अपनी देखरेख में कराना सुनिश्चित करेंगे। डीजीपी ने सबसे ज्यादा जोर विभिन्न कांडों में फरार नक्सलियों, उग्रवादियों और आपराधिक गुटों विरुद्ध प्रभावी कुर्की जब्ती की कार्रवाई पर था। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि फरार नक्सलियों और अपराधियों के अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जाए और उसका डॉक्यूमेशन किया जाए। उसके बाद उस पर उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए। धनबाद स्कूल कांड जांच के लिए स्कूल पहुंची बाल संरक्षण आयोग की टीम, छात्राओं से की बात। धनबाद जिले के एक निजी स्कूल में पेन डे को लेकर 10वीं की छात्राओं के साथ प्रिंसिपल द्वारा शर्मनाक हरकत मामले में जांच अभी भी जारी है, जिसे लेकर बाल संरक्षण आयोग की टीम स्कूल पहुंची और मामले की जांच की। गौरतलब हो कि पेन डे मना रही छात्राओं के शर्ट उतरवाने मामले में प्रिंसिपल ने माफी मांग ली है। वहीं एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम ने स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद बाल संरक्षण आयोग की टीम ने अब जांच शुरू कर दी है। बाल संरक्षण आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। टीम ने छात्राओं से बातचीत की, साथ ही उन सभी पहलुओं की जांच की जो इस घटना से जुड़े हैं। पीड़ित छात्राओं के अभिभावकों ने कहा कि एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी छात्राएं सवाल उठा रही हैं। छात्राओं का कहना है कि मामले के निपटारे को लेकर आपस में किस तरह की बातचीत हुई है कि मामला सुलझा दिया गया। छात्राएं अपने अभिभावकों पर भी कई आरोप लगा रही हैं। वहीं अभिभावकों ने यह भी कहा कि स्कूल की 11वीं की छात्राएं स्कूल के लिए ढाल बनकर काम कर रही हैं। वे स्कूल प्रबंधन के समर्थन में खड़ी हैं। साथ ही 11वीं और 10वीं की लड़कियों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। लोहरदगा में क्रॉस फायरिंग में घायल अपराधी की हुई मौत। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के कुडू बस स्टैंड में मंगलवार को दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना में गंभीर रूप से घायल अपराधी सुभाष जायसवाल उर्फ सुभाष चौधरी उर्फ छोटू की रांची के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। सुभाष रांची जिला के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज का रहने वाला था। सुभाष को उसके ही साथी एनामुल अंसारी उर्फ मंगरा ने गोली मारी थी। एनामुल कुडू ब्लॉक मोड़ का निवासी है। कुडू बस स्टैंड में क्रॉस फायरिंग के दौरान सुभाष को कनपट्टी में गोली लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने उसे इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया था। रिम्स में अपराधी सुभाष का ऑपरेशन भी किया गया था। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुभाष रांची के पंडरा में हुए 13 लाख रुपए लूटकांड और एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना में भी शामिल था। रांची पुलिस को भी उसकी तलाश थी। गोलीकांड के बाद कुडू ब्लॉक मोड़ निवासी रफीक अंसारी का पुत्र एनामुल अंसारी उर्फ मंगरा को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की थी। इसके बाद उसे कुडू थाना पुलिस के हवाले कर दिया था। बुधवार को एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच भी की। सुभाष की मौत की पुष्टि कुडू थाना प्रभारी अजीम अंसारी ने की है। बाबूलाल मरांडी ने संविधान गौरव यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, बाबा साहेब के प्रति पार्टी के योगदान को उजागर करना उद्देश्य। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुराना हाईकोर्ट स्थित डोरंडा के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। बाबूलाल ने कहा कि बीजेपी द्वारा शुरू की गई संविधान गौरव यात्रा का उद्देश्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति पार्टी के योगदान को उजागर करना है। यह यात्रा 15 से 25 जनवरी तक राज्य भर में चलने वाली है और पार्टी के नेताओं द्वारा अंबेडकर के सम्मान में किए गए कार्यों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा के दौरान पंपलेट वितरित किए जाएंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि बीजेपी ने बाबा साहेब के लिए क्या कार्य किए और कांग्रेस ने उन्हें कैसे अपमानित किया।
यात्रा की शुरुआत 15 जनवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा डोरंडा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने डोरंडा क्षेत्र के रविदास मोहल्ला में पद यात्रा करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया और अनुसूचित जाति समाज के लोगों से पार्टी की विचारधारा साझा की। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर अंबेडकर के सम्मान में की गई कथित उपेक्षाओं का आरोप भी लगाया। संविधान गौरव यात्रा के दौरान बीजेपी ने बाबा साहेब के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके योगदान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने की योजना बनाई है। पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने चुनावी राजनीति से संन्यास का किया ऐलान। बोले, मनिया सम्मान रहा हार का कारण। गढ़वा के विश्रामपुर सीट से 4 बार विधायक और 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रहे रामचंद्र चंद्रवंशी ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने आगे कोई भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान 14 जनवरी को कर दिया। रामचंद्र चंद्रवंशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। बीजेपी की ओर से उन्हें जो भी दायित्व दिए जाएंगे उसे पूरा करेंगे। क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत राजनीति का हिस्सा है। जनता का निर्णय ही सर्वोपरि है। राजनीति में कभी सूर्यास्त नहीं होता। वो 2024 का विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि बीजेपी उनकी जगह उनके बेटे को विश्रामपुर से चुनाव लड़ाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया। उन्होंने चुनाव में अपनी हार के लिए मनिया सम्मान योजना को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के 1-2 दिन पहले हमारे क्षेत्र के 70,000 महिलाओं के खाते में मनिया सम्मान योजना का पैसा आ गया, जो हार का सबसे बड़ा कारण रहा। ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड का खिताब जीतकर रांची लौटी पूजा लकड़ा। लोगों ने किया भव्य स्वागत। ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड का खिताब जीतने में सफल रही पूजा लकड़ा का रांची लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में 12 जनवरी को वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें रांची के बेड़ो की जरिया गांव की पूजा लकड़ा कीर्तिमान बनाने में सफल रहीं। पूजा लकड़ा ने खिताब जीतकर न सिर्फ देश और झारखंड का नाम रोशन किया है, बल्कि देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने में भी सफल रही है। इस प्रतियोगिता में 15 देशों की आदिवासी युवतियों ने हिस्सा लिया था। इनके बीच आयोजित प्रतियोगिता में पूजा खिताब जीतने में सफल रहीं। अपने घर लौटी पूजा का हटिया जंक्शन पर भव्य स्वागत किया गया। प्रशंसकों से घिरी पूजा का आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता 3 कैटेगरी में हुई थी, जिसमें स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल क्वीन का चयन किया गया था। स्टेट प्रतियोगिता में सिर्फ ओडिशा की लड़कियों ने हिस्सा लिया था, जबकि नेशनल में देश भर की लड़कियों ने हिस्सा लिया था। इंटरनेशनल कैटेगरी में अलग अलग वर्षों में जीतने वाली लड़कियों के बीच मुकाबला हुआ। नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में झारखंड की 10 लड़कियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 ने 5 खिताब जीते। धनबाद हिंसक झड़प मामला, अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार, 9 एफआईआर दर्ज। धनबाद जिले के मधुबन थाना अंतर्गत 9 जनवरी को हुई गोलीबारी, बमबाजी और आगजनी की घटना में शामिल 7 अन्य आरोपियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिल्लू भी शामिल है। 6 को बोकारो और 1 आरोपी को धनबाद से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा गोली, 1 कॉटन बम और 3 मोबाइल भी बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घटना में शामिल कुल 14 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 9 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। 100 से अधिक नामजद आरोपी बनाए गए हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस ने जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आपको बता दें
कि 9 जनवरी को मधुबन थाना क्षेत्र के हिल टॉप आउटसोर्सिंग में रैयत और कंपनी प्रबंधन के गुर्गों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें गोलीबारी, बमबाजी और पथराव की घटनाएं हुईं। साथ ही गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय में आग लगा दी गई। घटना के तुरंत बाद बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मुख्य आरोपी कारू यादव को गिरफ्तार करने पहुंचे। इस दौरान कारू यादव के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना में बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज दुर्गापुर मिशन अस्पताल में चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस में गठबंधन, मंत्री और सांसद पलामू गढ़वा की बदलना चाहते हैं तस्वीर। कहते हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और यह सत्य भी है। देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देश की राजनीति के दो अलग अलग केंद्र हैं। देश के एक खास इलाके में भाजपा और कांग्रेस में गठबंधन नजर आ रहा है। यह गठबंधन खास और दलगत भावना से ऊपर है। भाजपा और कांग्रेस के नेता मंच भी साझा कर रहे हैं, लेकिन मंच राजनीति का नहीं है बल्कि मंच से विकास योजनाओं की बात हो रही है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। विष्णु दयाल राम भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, जबकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस के विधायक हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जब दोनों ने सार्वजनिक तौर पर मंच को साझा किया। दोनों ने मंच से राजनीति की कोई भी बात नहीं की है, बल्कि पलामू एवं गढ़वा के विकास के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करने की बात कही है। झारखंड के बंद खदानों को खोलने में जुटी हेमंत सरकार। राज्य में बंद खदानों को खोलने की दिशा में हेमंत सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। बुधवार 15 जनवरी को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सरकार द्वारा आवंटित सभी 34 कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान को लेकर बैठक की। बैठक में इन कोल ब्लॉक को चालू करने में आ रही कठिनाई से अवगत कराया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जितनी जल्द ये कोल ब्लॉक शुरू होंगे, उतनी ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। इससे जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकांश आवंटित कोल ब्लॉकों को शुरू करने में जमीन अधिग्रहण, रेट की गणना, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस, भूमि हस्तांतरण, कोल ब्लॉक की जमीन से गुजरने वाले नाला, नदी और सड़क को लेकर समस्या आ रही है। कुछ स्थानों पर विधि व्यवस्था की भी समस्या है, जिसे देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया कि इन समस्याओं का समाधान एक समय सीमा के भीतर करें। समीक्षा के दौरान 34 में से 4 कोल ब्लॉक पलामू का राजहारा, लातेहार का तुबेद, हजारीबाग जिला में स्थित बदाम और मोइत्रा जेएसडब्ल्यू से अविलंब खनन शुरू करने का निर्देश दिया गया। ये कोयला खदान सप्ताह भर के भीतर ऑपरेशनल हो जाएंगे। वहीं अन्य 9 कोल ब्लॉकों की समस्या का भी समाधान जल्द कर इनको भी ऑपरेशनल यथाशीघ्र होने की संभावना जताई गई। बाकी बचे अन्य कोल ब्लॉकों को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इनकी समस्या का भी समाधान कर जितनी जल्द हो सके उसे ऑपरेशनल करें। सुदेश महतो की पार्टी को लगा झटका, नीरू शांति ने आजसू से दिया इस्तीफा। सुदेश महतो की आजसू को झटका लगा है। पार्टी की महिला नेता नीरू शांति भगत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह पार्टी की लोहरदगा विधानसभा प्रभारी थी। चर्चा है कि वह जल्द ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकती हैं। लोहरदगा के विधायक रहे स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी इस बार लोहरदगा से एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी। चुनाव में वह हार गई थी। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो को भेज दिया है। नीरू ने कहा कि वह अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद भविष्य के संबंध में निर्णय लेंगी।
पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी से मिले मान सम्मान और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही सुझाव दिया है कि पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को अपनी बोली, बात, व्यवहार व लेखनी में भद्रता और सौम्यता लाने का प्रशिक्षण दिया जाए। नीरू शांति भगत ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि झारखंड आंदोलन के इतिहास की भी जानकारी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी जानी चाहिए। नीरू शांति भगत ने हालांकि इस्तीफा देने की वजह नहीं बताई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।